So how did people react when you told them you are doing CA? Can you please repeat the question? How did people react when you Okay, told okay. them you are doing CA, because it's like a big thing? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नस्ट में एडमिशन हो गया था और उस टाइम नस्ट में एडमिशन होना एक बहुत बड़ी बात होती थी. ऑन द टॉप ऑफ दैट नस्ट की एक टॉप 100 मेरिट लिस्ट होल्डर्स की एक पोजीशन होती है और उसमें ये होता है कि आपकी जो फ़ी होती है वो वेवर हो जाती है सारी की सारी. Yeah. तो मेरा उसमें सब में नाम था और मैं क्योंकि एफएससी में भी टॉपर था, तो जब सबसे पहले लोगों का क्या बताना, मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो उनको एक शॉक लगा कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की थी फिर, अगर तुमने सीए करना था, क्योंकि सीए में एंट्री के लिए आपको 50% मार्क्स आर मोर देन इनफ. तो मेरे जो दोस्त थे उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आई, मेरे जो टीचर्स थे उनकी तरफ से भी मोस्टली जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि ठीक है देख लेते हैं कब तक बाल रहते हैं तुम्हारे सर के ऊपर. और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कहा कि यार तुमने इतनी मेहनत की है इसलिए थोड़ी की थी, जाओ मतलब हो सकता है कि तुम बातों में आ गए हो किसी की. तो ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन था और उस टाइम मुझे जो भी मिलता था, अच्छा सीए शुरू कर दिया, चलो हो ही जाएगा एक दिन, ये एक जनरल रिएक्शन था कि तुम्हारे सर पे बाल नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा, हिम्मत ना हारना, टेस्ट मैच है, राइट. सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस. ओके. सीए करते हुए पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है? सीए करते हुए पार्ट टाइम जॉब, अगेन मेरा हर जो जवाब है वो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही डिपेंड वाला आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ. एक्चुअली डिपेंड्स. जब आप सीए इंटर कर रहे हैं तो उस टाइम आप जो है वो आपके लिए आसान है चीज़ों को मैनेज करना. वेयर एज जब आप सीए फाइनल में आ जाते हैं, आर्टिकलशिप में आ जाते हैं, तो 8-9 घंटे तो नॉर्मल वर्क आवर्स हैं ऑफिस के. उसके बाद फिर आपने पढ़ना भी है और समटाइम्स ऑफिस में जब सीज़न चल रहा होता है तो लेट सेटिंग्स भी होती हैं. और सीज़न अगर आप एक बड़ी फर्म में हैं तो साल में 2 ऑडिट सीजन होते हैं, जून एंड पे भी और दिसंबर एंड पे भी. तो उसके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ अगर आप कोई रिमोट जॉब कर रहे हैं वो शायद पॉसिबल हो. मैं खुद अपने आर्टिकल्स के दौरान नियर पियर जो कि प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा पाकिस्तान का लीडिंग एटेक प्लेटफॉर्म है, उनके साथ काम करता रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का काम करना है. अगर तो कोई ऐसा काम है जो आप रिमोट बेसिस पे कर सकते हो और अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो किया जा सकता है. अदर देन दैट मुश्किल हो जाएगा. ओके. तो सीए इज़ कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव टू एमबीबीएस. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ हो सकती है. अगर आपने सीए का कंपैरिजन एमबीबीएस से करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि इससे बेहतर है कि आप मेडिकल की फील्ड के साथ इसका कंपैरिजन कर लें. उसकी वजह ये है कि जो सीए की फील्ड है ये बिजनेस के अंदर जो हाईएस्ट प्रेस्टीजियस क्वालिफिकेशन है वो सीए है. जबकि अगर आप मेडिसिन की फील्ड के अंदर देखें तो एमबीबीएस सिर्फ एक एंट्री राउट है. एमबीबीएस के बाद आपने हाउस जॉब करनी होती है, हाउस जॉब के बाद आपने जो है वो स्पेशलाइजेशन से गुजरना है, पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंस जो पीजीआरशिप है वो करनी है, फिर आपने एफसीपीएस करना है या दूसरी जो स्पेशलाइजेशन जो भी आपने करनी है. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो सीए का एमबीबीएस के साथ ना करें. पहली बात तो यह है कि सीए का कंपैरिजन बनता नहीं है. मतलब कोई भी 2 फील्ड्स का कंपैरिजन बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आपने करना है तो आप मेडिसिन फील्ड का एज अ होल इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद आपको कंपैरिजन करने के लिए पॉइंट्स बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट को देखें तो उनके लिए पहले 5 साल की सिर्फ स्टूडेंट लाइफ है. उसके अंदर उनकी लाइफ बहुत मजे की होती है. मतलब अगर आप एक सीए के स्टूडेंट की लाइफ और एक एमबीबीएस के स्टूडेंट की लाइफ को कंपेयर करें तो शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इसी तरह से जब वो हाउस जॉब में जाते हैं तो उनको सिर्फ काम करना है, अब उनको पढ़ना नहीं है. लेकिन जब आप सीए के स्टूडेंट को देखते हैं तो वो आर्टिकलशिप कर रहा है, साथ उसके पेपर्स भी रहते हैं 8, उसने वो भी क्वालिफाई करने हैं. और इसी तरह से जब एक एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है वो एमबीबीएस कर लेता है, हाउस जॉब कर लेता है, तो अब उसका असली जर्नी शुरू हुआ है. अभी उसने एफसीपीएस 1 करना है, अभी उसने पीजीआरशिप करनी है, जिसको जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है उनकी 4 साल की. जबकि जब आप सीए में हैं तो आपने वो 3.5 साल की ट्रेनिंग कर ली है ऑलरेडी. राइट. तो सीए में ये है कि जैसे ही आप सीए कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो जर्नी है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने अगर पढ़ना है नहीं पढ़ना, आपने अगर किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो किस तरफ जाना है. जबकि एमबीबीएस जो है ना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है. तो दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है. अगेन आई वुड से कि हाँ अगर आपने करना है तो मेडिसिन की फील्ड के साथ आप कर सकते हैं सीए का कंपैरिजन, एमबीबीएस के साथ कंपैरिजन नहीं बनता. ओके. वो मेरे ख्याल कंपैरिजन इस हिसाब से किया जाता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. अगर आप मेहनत के एतबार से बात करें, क्योंकि मेरे एक पूरा हल्का है अहबाब का जो कि डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, मुझे लगता है कि मेहनत शायद एमबीबीएस वाले थोड़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी जो टाइप है ना वो थोड़ी ज़्यादा टफ है. मतलब हमारा ये है कि हमने जो रिटन एग्जाम है 100 मार्क्स का वो देना है, लेकिन उनका बेचारों का पहले वो रिटन देते हैं, फिर उनका जो है वो प्रैक्टिकल वाइवा, और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सीए की स्टडीज़. ओके. ओके. सीए के स्टूडेंट्स का मेहनत ना करने के अलावा फेल होने के क्या रीजंस होते हैं? अच्छा, एक आम तौर पर जो मिथ पाई जाती है, जो दूसरी क्वालिफिकेशंस के बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि यार एक रात पहले पढ़ लेंगे, पेपर से एक रात पहले पढ़ेंगे, अगले दिन जाके पेपर देंगे, पास हो जाएंगे. सीए में आप
बगैर पढ़े पास होने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर आप पढ़ लें तो आपका फेल होने का सवाल ज़रूर है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पूछा है कि अदर देन पढ़ाई करना, मतलब एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो फिर भी फेल हो रहा है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीज़न हो सकती है कि उसने प्रॉपर टाइम नहीं दिया। उसने पढ़ा प्रॉपर आवर्स दिए, लेकिन जो इफेक्टिव आवर्स थे वो शायद नहीं दिए, या उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, या उसके कंसेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे। आमतौर पर जो दूसरी क्वालिफिकेशन होती है वहाँ पे रट्टा चल जाता है, क्रैमिंग चल जाती है। सीए के अंदर ना अनफॉर्चुनेटली आई कैप जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे का सारा अनसीन है, टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। तो जो बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो वो कंसेप्चुअली वीक हो सकते हैं। ओके, सो व्हाई डू सीए स्टूडेंट्स गो फॉर ऑडिट मोर देन टैक्स? बेसिकली इसके साथ जो है वो शिक्षा अटैच्ड है ऑडिट के साथ, कि आप डिफरेंट कंपनीज में जा रहे हैं एज ऑडिटर, और उसकी जो है वो एक प्रेस्टीज है। हालांकि मतलब अगर आप देखें तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि टैक्स वाले अक्सर ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑडिटर्स। मुझे खुद याद है जब आर्टिकलशिप के दौरान मैं जा रहा होता था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो जो उस रेलिवेंट कंपनी के गार्ड्स होते थे वो हमें खड़े हो सलाम ठोक रहे होते थे, और वो हमसे डरे होते थे और हम उनसे डरे होते थे। तो ये मतलब चलता रहता है। ऑडिट के साथ ना एक सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज अटैच्ड है कि ये ऑडिटर है, ये अब आएगा, ये अफसर हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग आम तौर पर जो उनकी टेंडेंसी होती है वो ऑडिट की तरफ ज़्यादा होती है, लेकिन विद द टाइम बिंग अब ये बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था भी, वो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, बट वी कैन लाइक माइनस पूछ लेती हूँ। क्या आपको कभी ब्राइबरी ऑफर हुई है? नहीं, ब्राइबरी जो है वो ऑफर होती है बड़े लेवल के ऊपर जाकर। मतलब लेट्स से कि नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इस लेवल के ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपका थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर होता है, हाँ आप दे सकते हो। अब वो कुछ ऐसे मामला था जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ओके, सो व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? प्रोज एंड कॉन्स, सबसे पहले हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। कौन सबसे पहला क्या है कि आपकी ड्यूरिंग जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जिस तरह आपकी दूसरे दोस्त होते हैं जो अदर क्वालिफिकेशंस की तरफ गए होते हैं, उनकी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी, क्योंकि उस तरह से वो कल्चर नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपके कोचिंग सेंटर्स हैं मोस्टली, और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो एक हल्का या अहबाब बनना होता है वो आपका थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि क्योंकि आप प्रॉपर एक उस सिस्टम में नहीं हो तो आपकी नेटवर्किंग शुरू में उस तरह से नहीं हो पा रही होती। लेकिन अगर मैं प्रोज की बात करूं तो आप वंस यू क्वालिफाई तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पोजीशन है, जो रिकग्निशन आपको मिलती है वो हर चीज़ को आउटवे कर देती है। तो अगर मैं प्रोज की बात करूं तो एक अच्छा करियर, अच्छी सैलरी, ग्लोबल मोबिलिटी, अच्छा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, ये सारे इसके प्रोज हैं। और कॉन्स वही हैं कि आपको प्रॉपर नेटवर्किंग में थोड़ा सा मसला आ सकता है, आपको आर्टिकलशिप मिलने में थोड़ा सा हैसल हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, व्हाट शुड अ सीए प्रेफर, पाकिस्तान और अब्रॉड? बेसिकली इट डिपेंड्स, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यू आर अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो यू आर अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो शायद आपको फॉर द टाइम बीइंग बाहर मिल जाएं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो प्रायोरिटी हो वो पाकिस्तान के साथ हो। अगेन इट डिपेंड्स। पाकिस्तान में भी डिपेंड करता है कि अगर आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन, अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान में रुकना हो। ओके, तो ओके, एक और क्वेश्चन ये है कि सीए या फिर एसीसीए के जो फाइनलिस्ट हैं वो यूएई में ट्रेनिंग कर सकते हैं? बेसिकली येस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, मैं एसीसीए का तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आईकैप की बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो फॉरेन आर्टिकलशिप है उसको अप्रूव किया है, और उसके बाद क्या है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाकर भी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कर सकते हैं। ओके।